गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आज से नई बुक डिस्कोर्सेस शुरू करनी है। योग सूत्र तो हमने काफ़ी देख लिया, पर योग सूत्र समझना इतना आसान नहीं है। ये डिस्कोर्सेस थोड़ा हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। और पहले हमने डिस्कोर्सेस 1 और 2 तो पढ़ भी लिए हैं, तो डिस्कोर्सेस 3 में भी बहुत सारी बात रिपीट होगी, पर बहुत पहले पढ़ा था तो थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ नया भी जानना मिलेगा। ये तावड़िया जी जो बम्बई में लेक्चर्स देते थे 81 से लेके 93 तक, उसमें वो खुद नोट बनाते थे और वो नोट का कॉपी सबको डिस्ट्रीब्यूट करते थे और फिर उसके ऊपर समझाते थे, उसके ऊपर लेक्चर लेते थे। तो उसके ऊपर से ये डिस्कोर्सेस बने हैं 1 से लेके 7 तक। तो डिस्कोर्सेस तीसरा आज हम पढ़ेंगे और ये मीटिंग 41 है, द ह्यूमन ब्रेन के ऊपर है। तो मैं जो जेरोक्स कॉपी है उसमें से पढ़ता हूँ, उसमें तो पेज 1 है। तो अगर आप ब्लैक बुक से पढ़ोगे तो उसमें अंडर 41 मीटिंग आपको देखना पड़ेगा। तो ह्यूमन ब्रेन को समझना बहुत ज़रूरी है, सांसारिक जीवन के लिए भी और साधना के लिए भी। और साधना के लिए तो खास, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो ब्रेन से हम संसारिक काम करते हैं वही ब्रेन से हम साधना करने का प्रयत्न करते हैं, ध्यान करने का प्रयत्न करते हैं, और इसीलिए हम फेल जाते हैं। क्योंकि ब्रेन के बहुत सारे हिस्से हैं और हर एक का फंक्शन अलग है। व्यवहार का ब्रेन जो है वो अलग है, ध्यान का ब्रेन अलग है। पर गड़बड़ी ये हो गई है कि ध्यान का ब्रेन जो है वो उसका उपयोग किस तरह करना है वो हमें आता नहीं है, इसलिए हमें व्यवहार का जो ब्रेन है उसका उपयोग ध्यान करने में भी करते हैं। तो वहाँ कुछ होता नहीं है। ध्यान के नाम पर बैठे रहते हैं, आधा घंटा 1 घंटा बैठे रहेंगे, 2-4 श्वास देखा फिर मन भाग गया, 2-4 श्वास देखा फिर भाग गया, ऐसी रमत में पूरा घंटा निकल जाएगा। तो पहले तो करना ये है कि दूसरी साधनाओं द्वारा अंदर का जो ये ब्रेन है, जो ध्यान का ब्रेन है, उसको डेवलप करना है, फिर ध्यान आसानी से लग सकता है। अब लोग ये नहीं करते हैं और सीधा ध्यान में बैठते हैं, जप करने बैठते हैं। तो जप के दौरान हो या ध्यान के दौरान हो, दिमाग भटकेगा ही। फिर कुछ समय के बाद फिर हम निराश हो जाते हैं कि अरे इसमें तो कुछ नहीं होता है, छोड़ो अभी इसको करने का कोई मतलब नहीं है। तो तावड़िया जी ने जो सारी प्रैक्टिस दी है वो इसीलिए दी है कि हमारा ब्रेन का अंदर का हिस्सा डेवलप हो, ताकि आगे जाके हम धारणा ध्यान समाधि की साधना कर सकें। ये बात खास ध्यान में रखनी है साधकों को, क्योंकि अगर आप व्यवहारों ब्रेन से ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप में आप फेल ही हो जाओगे। अब यहाँ जो ये पेपर दिया है द ह्यूमन ब्रेन, तो उसके अंदर जो है उसका ब्रेन के फंक्शंस क्या है उसके बारे में बताया है। और एक ब्रेन के बहुत सारे हिस्से होते हैं। तावड़िया जी ने खुद अपने हिसाब से ब्रेन ए, ब्रेन बी, इस तरह उसको नाम दिया है। साइंस में इस तरह नहीं है, पर उन्होंने अपने ढंग से इसको डेवलप किया है। साइंस में हम देखते हैं ब्रेन की, तो ब्रेन की एनाटॉमी होती है, ब्रेन की रचना क्या है, कितने सेल्स है, ये है वो है, जो हम किताबों में पढ़ते हैं। तो यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ ब्रेन का जो अलग अलग एरिया है उसका काम क्या है, क्योंकि उसको हम समझेंगे तो फिर उसके मुताबिक हम काम उससे ले पाएंगे। तो इसीलिए ये ह्यूमन ब्रेन को समझना साधना के लिए भी ज़रूरी है और संसार में कामकाज के लिए भी ज़रूरी है।
ठीक है, तो पढ़ते हैं डिस्कोर्सिस 3 पहली मीटिंग 41 और जेरोक्स में पेज नंबर 1। The human brain has different areas performing different functions. Brain A or the thinking area or thinking instrument is a marvelous computer consisting of forebrain or front lobe, rear brain or rear lobe or memory pools. Passage running on the top of the brain linking the two lobes and the two large midbrain areas comprising of right and left lobes, but only covering the topsoil surface from 1 to 2 millimeter in depth, that is cortex. This is the thinking area. तो यहाँ थिंकिंग प्रोसेस जो थिंकिंग जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम चित्त कहते हैं, थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, तो उसके अंदर कौन सी चीज़ उसके अंदर आती है ब्रेन की। तो 4 चीज़ यहाँ उन्होंने बताई है। तो पहले कहते हैं कि ये जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट या चित्त है वो मार्वेलस है, एक अद्भुत कंप्यूटर जैसा है वो, और उसके अंदर 4 चीज़ है। पहली चीज़ जो है वो फ्रंट ब्रेन और फ्रंट लोब। तो आगे का हिस्सा हमारा जो आँखों के ऊपर का हिस्सा जो है वो फ्रंट ब्रेन इसको कहते हैं। वो हिस्सा ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट या चित्त का पहला भाग है। दूसरा हिस्सा जो है वो रियर लोब या रियर ब्रेन और मेमोरी पूल। तो पीछे का हिस्सा हमारे गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा है ब्रेन का, वो हिस्सा जो है जहाँ हमारे मेमोरी पूल से, मतलब कि मेमोरी जो जहाँ मेमोरी जो जहाँ वहाँ पड़ी है, और 2 पूल्स है 3A और 3B, इस तरह के 2 पूल्स वहाँ इसमें है। तो वो भी ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। और चौथी चीज़ जो उसके अंदर आती है, तीसरी चीज़ जो आती है वो पैसेज, मतलब जो रियर ब्रेन और फ्रंट ब्रेन उस दोनों को जोड़ने वाला एक मार्ग है, इसको पैसेज कहते हैं। और वो ब्रेन के ऊपर के हिस्से से जाते हैं। हमारा जो ब्रेन का उपला हिस्सा है, उपली सरफेस है, वहाँ से वो जाता है और फिर वो जो है वो दोनों को लिंक करते हैं, मतलब रियर ब्रेन और फ्रंट ब्रेन को। क्योंकि विचार की प्रक्रिया के अंदर ये हिस्से का बहुत महत्व है, क्योंकि जो हम आगे देखेंगे कि विचार बनता है तो जो पीछे बनता है उसको आगे ले जाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन एरिया में। तो उसके लिए ये पैसेज थ्रू इम्पल्सिस आगे जा सकते हैं। और चौथा जो एरिया है उसको लार्ज मिड ब्रेन कहते हैं, और उसके 2 हिस्से राइट मिड ब्रेन एंड लेफ्ट मिड ब्रेन। तो ये चौथा हिस्सा है। पर ये जो चौथा हिस्सा है उसकी सरफेस जो है, ऊपर का हिस्सा है 1 से 2 मिलीमीटर का हिस्सा ही हम जिसका उपयोग करते हैं नॉर्मल कोर्स में, लाइफ में जो हम सब उपयोग करते हैं ब्रेन का, तो 1 से 2 मिलीमीटर का ही। ध्यान करना होता है तो फिर उसके अंदर और इसके और नीचे जाना पड़ता है। तो वो बात वो फिर आगे करेंगे। और इस एरिया को कॉर्टेक्स कहते हैं साइंस के अंदर, 1 से 2 मिलीमीटर का हिस्सा को। तो ये जो है वो थिंकिंग एरिया है, ये इसको तारिया जी ब्रेन ए कहते हैं। तो ब्रेन ए के अंदर ये 4 चीज़ें हमेशा याद रखनी है। या तो फिर आप जब पढ़ते हो या सुनते हो तो एक डायरी बनाओ और उसके अंदर जो काम की चीज़ है वो लिखते जाओ। तो ब्रेन किससे बना है, ये 4 चीज़ से बना है, वो आपको याद रहना चाहिए या फिर आपको लिख लेना चाहिए इसको। अब ये प्रोसेस किस तरह होती है, ये 4 हिस्से तो हमने देखे, पर विचार किस तरह बनते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है वो आगे बताते हैं। इनकमिंग इम्पल्सिस आर रिसीव्ड बाय द रियर ब्रेन और लोब। द इनकमिंग इम्पल्सिस whether emerging from the senses in the contact with the environment or
emerging from inward stimuli, proprioceptive, reach the rear brain or lobe, where they draw out identical memory patterns from rear lobe and then move through the passage to the forebrain registration area. Both the incoming impulses and the memory patterns are in code. Meeting of these two create recognition. तो यहाँ एक पूरी प्रक्रिया विचार की बताती है। और अब बहुत समय से हम ये सब पढ़ते हैं तो जानते हैं, पुराने लोग तो जानते हैं कि किस चीज़ से विचार बनता है और किस तरह बनते हैं। तो जो हमारी 5 इंद्रियां है, वो 5 इंद्रियां में से किसी एक द्वारा इनकमिंग इम्पल्स, एक इम्पल्स अंदर आता है, उसको इनकमिंग इम्पल्स कहा जाता है, जो अंदर आने वाला इम्पल्स। इम्पल्स मतलब कि एक छोटा सा एनर्जी का हिस्सा, एक छोटा सा एक एटम जिसको कहे, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको कहे, उसको इम्पल्स कहते हैं। तो इस तरह की एक छोटा सा हिस्सा इम्पल्स अंदर आता है। अब किस चीज़ का आता है कि 5 इंद्रिय में से जो इंद्रिय सक्रिय होगी, जैसे मैं आँख से कुछ देख रहा हूँ बाहर, तो जो चीज़ मैं बाहर देख रहा हूँ उसके इम्पल्स उस दौरान मेरे आँखों द्वारा अंदर आएंगे। या फिर कान से कुछ सुन रहा हूँ तो कान द्वारा इम्पल्स जो है वो अंदर आएगा। इसी तरह 5 इंद्रिय में से कोई एक इंद्रिय में से इम्पल्स अंदर आता है और फिर हमारा जो पीछे का हिस्सा है जिसको रियर ब्रेन कहते हैं, वहाँ जाता है। वहाँ जो है वो, अब ये जो इम्पल्स आया तो वो क्या है कि 2 रूप में इसका हो सकता है। एक तो एनवायरनमेंट जो है, जो वातावरण है, उसके अंदर बहुत सारे इम्पल्सिस पड़े हैं। एक चीज़ जो है जिसको हम देखते हैं, उसके इम्पल्सिस निरंतर निकलते रहते हैं। तो एक ही, मानो कि एक गाड़ी है, उसको 10 व्यक्ति देखते हैं तो 10 के अंदर एक साथ में इम्पल्सिस चले जाएंगे। तो ये एनवायरनमेंट के अंदर सब प्रकार के इम्पल्सिस पड़े हैं, जिसको हम कान से सुन सकते हैं, आँख से देख सकते हैं, या स्पर्श द्वारा जिसका अनुभव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो एनवायरनमेंट में है, वातावरण में है, और इसके द्वारा हमारे इंद्रिय इसके कांटेक्ट में आते हैं और वो इम्पल्स अंदर आते हैं। दूसरी एक चीज़ है जिससे अंदर इम्पल्स आते हैं, वो जो कि जिसको हम स्टिम्यूली कहते हैं या जिसको उद्दीपन कह सकते हैं। तो हमारे ब्रेन के अंदर वो पीछे के हिस्से में इस तरह के स्टिम्यूली होते हैं और वहाँ जो है वहाँ से इम्पल्स अंदर आ सकते हैं। मतलब एक प्रकार के अंदर एक ऑटोमेटिक फंक्शन चल रहा है, एक अंदर एक प्रकार का एक उत्तेजना अंदर डेवलप होती है और फिर उससे विचार बनते हैं। तो उस समय बाहर का इम्पल्स नहीं आया, पर अंदर के अंदर ही उसने ये वो जनरेट किया और फिर वो मेमोरी को मिलके आगे विचार बनता है। अब ये इनकमिंग इम्पल्स आ गया, फिर रियर ब्रेन के अंदर जो मेमोरी पड़ी है, जैसे हमने देखा कि 2 मेमोरी पूल है, 3A और 3B। तो सामान्य करके जो 3A की इस जन्म की मेमोरी है, जो हमने अब तक में जो जाना है, सीखा है, जो कुछ हम समझते हैं, वो सारा जो ज्ञान है, अनुभव है, वो हमारा 3A एरिया में पड़ा है और उसकी मेमोरी बन जाती है। जो कुछ सीखते हैं उसकी मेमोरी बन जाती है। जैसे गाड़ी चलाना सीखा तो गाड़ी चलाने की एक मेमोरी बन गई और वो 3A एरिया के अंदर पड़ी है। तो जब भी हम गाड़ी चलाने दोबारा तीसरी बार जाते हैं तो वही मेमोरी का उपयोग करते हैं, किस तरह गियर में डालना है, किस तरह क्लच छोड़ना है। तो वो मेमोरी जो ऑलरेडी हमने सीखी है और वो रियर ब्रेन में 3A में पड़ी है, उसका हम बार बार उपयोग करते हैं। तो हर एक चीज़ के लिए हम जो एक बार सीख लेते हैं उसकी मेमोरी बन जाती है और इस एरिया में रहती है। अब जिस तरह का इनकमिंग इम्पल्स अंदर आया, उसी प्रकार की मेमोरी बाहर आएगी। दोनों का मिलाप होगा, मीटिंग होगी। तो जैसे कि हमने देखा कि भाई आँख से गाड़ी देखी तो गाड़ी का इम्पल्स अंदर आया। अभी गाड़ी की मेमोरी तो अंदर पड़ी ही है कि गाड़ी किस प्रकार की होती है, उसके कलर किस तरह के होते हैं
और कई गाड़ियों के मॉडल भी हमें पता है कि ये कंपनी की गाड़ी है, ये कंपनी की गाड़ी है। तो ये सारा नॉलेज है, उसमें से वो मेमोरी कोई भी बाहर आएगी। जैसे एक गाड़ी को देखा तो उसके मुताबिक की मेमोरी बाहर आ जाएगी और दोनों का मिलाप होगा। वो दोनों का मिलाप होगा, उसके बाद में फिर वो दोनों जो है वो आगे की ओर जाते हैं, जिसको हमने देखा कि सेंट्रल पैसेज जो है ब्रेन के ऊपर का भाग, वहाँ से वो आगे जाता है और आगे रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर आता है। अब ये जो चीज़ होती है ये सारी वो कोडेड फॉर्म में होती है। कोडेड फॉर्म में उसका मतलब क्या है कि जो इम्पल्स अंदर आता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है और विचार जो बनता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में बनता है। तो उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है उसमें बदलना पड़ता है। तो मेमोरी जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पड़ी है। इनकमिंग इम्पल्स भी अंदर आया, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आया। अब दोनों आगे जाके जब IESM केंद्रों के ऊपर जाते हैं तो वहाँ वो डिकोड होते हैं और डिकोड होने के बाद विचार बनता है। अब जब जैसे ही विचार बना तो वो मॉलिक्यूलर हो जाता है और फिर वहाँ से जो आज्ञा चक्र का हिस्सा है वहाँ से फिर विचार बन के बाहर निकल जाता है। इस तरह की ये सारी प्रक्रिया होती रहती है। तो ये पहले पैराग्राफ में ये प्रोसेस यहाँ उन्होंने ये इस तरह बताया है। और लास्ट में कहा मीटिंग ऑफ दिस टू क्रिएट रिकग्नाइजर। तो ये जब मेमोरी पैटर्न और इनकमिंग इम्पल्स मिलते हैं तो एक रिकग्नाइज होता है, एक पहचान बनती है कि ये चीज़ क्या है। पर अभी वहाँ जो पहचान है वो एक नेगेटिव के रूप में है, वो आगे बताएंगे। कि जैसे कैमरा के अंदर अभी तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक कैमरा हो गए, पर पहले जो कैमरा होते थे इसमें नेगेटिव डेवलप करनी पड़ती थी। तो नेगेटिव जैसे डेवलप होती है इस तरह का यहाँ ये मेमोरी पैटर्न और इनकमिंग इम्पल्स मिलते हैं। तो जो रिकग्नाइजेशन होता है, पहचान होती है, वो एक नेगेटिव पिक्चर की तरह होती है। इन द फोरब्रेन और लोब द रिकग्नाइज्ड इम्पल्सेस register themselves as full-fledged thought images, the nature of which is determined by the qualitative structure of the forebrain, that is, by the strength and nature of four centers therein: intellectual, emotional, sexual, and movement, which determine the quality of the registered experience. This is the verbal brain. तो यहाँ अब फिर आगे क्या होता है कि जो इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न जो है वो अब आगे आते हैं और अपने आप में एक विचार बना लेते हैं, थॉट इमेजेस बनाते हैं, विचार पिक्चर बनाते रहते हैं। और वो उसका आधार क्या है कि उसकी विशिष्टता ये है कि हमारा ये जो एरिया है फोरब्रेन का, उसकी क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर क्या है, इस तरह का वो IESM केंद्र का ढांचा क्या है, किस तरह वो IESM केंद्र बने, उसका क्या रेशियो है, उसके मुताबिक ही ये विचार बनेंगे। तो आगे पूरी प्रक्रिया में हम समझेंगे कि ये फिर 2482 का रेशियो क्या है और IESM केंद्र क्या है। तो IESM केंद्र का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसकी क्वालिटी क्या है, 2482 का है, 5221 का है। तो जिस तरह का उसका क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर होगा उसी प्रकार का हमारा जो है वो विचार बनेगा। और ये जो 4 सेंटर है यहाँ रजिस्ट्रेशन एरिया में, उसको इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सेक्स सेंटर और मूवमेंट सेंटर इस तरह कहते हैं। और जो अनुभव होता है तो ये जो चारों किस तरह के है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, उसके मुताबिक हमें जो अनुभव रजिस्टर होगा हमारा, मतलब कि जो हमने देखा आँख से, तो फिर वो लास्ट में जो उसका विचार बना, तो विचार किस क्वालिटी का बना, वो ये चारों केंद्र की अंदर किस चारों केंद्र में से कौन से केंद्र एक्टिव होके विचार बनाते हैं,
इस सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है। इसको वर्बल ब्रेन भी कहते हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन, इम्पल्स 1 return to the rear brain as addition to the storehouse of billions of memories. In this way, there is continuous reinforcement of past patterns of experience and behavior. This is the photocopy that is filed. तो अब क्या कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद क्या होता है, रजिस्ट्रेशन हो गया, विचार बन गया, उसके बाद में एक विचार का जो एक हिस्सा है वो फिर से हमारा जो मेमोरी जो पड़ी है पिछले हिस्से में रियर ब्रेन के अंदर, जो एक प्रकार का स्टोर हाउस है, हमारा जो मेमोरी पूल है वो स्टोर हाउस जैसा है, और वहाँ लाखों मेमोरी पड़ी होती है। तो उसके अंदर वो जो विचार बना उसकी मेमोरी फिर से वहाँ जाके इकट्ठी हो जाती है और उसको रीइंफोर्स करती है, उसको और मजबूत बनाती है। जैसे कि एक चीज़ जो है वो हमने एक बार देखी, फिर दूसरी बार देखी, तीसरी बार, तो 50 बार एक ही चीज़ को देखते हैं या 50 बार एक ही चीज़ को करते हैं तो फिर वो चीज़ रीइंफोर्स हो जाती है। इसी तरह हमारे इमोशन भी, जैसे कि गुस्सा है, तो गुस्सा एक बार किया तो पहले तो थोड़ा ठीक था, फिर 2 बार किया, 4 बार किया, 10 बार किया, 50 बार किया, तो जितनी बार ज़्यादा गुस्सा करते हैं इतनी बार वो मजबूत होता जाता है, वो रीइंफोर्स होता जाता है और वो वहाँ फिर मेमोरी के अंदर वो मेमोरी पैटर्न के रूप में वो अंदर पड़ा रहता है। और जब भी फिर वो दोबारा निकलता है तो उसी फोर्स के साथ निकलता है, क्योंकि अब तक 50 बार, 100 बार, 500 बार हमने गुस्सा कर लिया, तो अब इसकी एक स्ट्रेंथ बन गई और फिर जब दोबारा निकलेगा तो उसी फोर्स से निकलेगा। तो ये एक गड़बड़ी है कि चीज़ जो है वो जिसकी मेमोरी बनती है तो किस तरह उसके ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो ये चीज़ गलत रूप में बन जाती है तो फिर वो ही ये चीज़ वो मेमोरी हमें बार बार परेशान करती रहती है। तो गलत चीज़ों की मेमोरी न बने इसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और दिस इज द फोटोकॉपी दैट इज फाइल। तो ये फोटोकॉपी जैसा हो गया और वहाँ मेमोरी पूल के अंदर इसकी फाइल हो जाती है, जो आगे की मेमोरी है उसके साथ में वो ऐड हो जाती है, ये इकट्ठी हो जाती है। द ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन इम्पल्सिस go out of the system or leak out as our outgoing impulses and become other people's incoming impulses who are around us. This entire process of thinking cannot take place in the absence of the infinite mind all pervading in the whole universe and acting like a catalyst as individual mind. अब दूसरी प्रक्रिया का क्या होती है, एक तो जैसे विचार बन गया तो अंदर मेमोरी में चला गया, दूसरा जो विचार बना वो फिर हमारा आगे का रजिस्ट्रेशन एरिया है या जिसको हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं, वहाँ से वो विचार बाहर निकलता है और फिर वातावरण में वो विचार मिक्स हो जाता है और आजू बाजू जो लोग होते हैं हमारे उसके अंदर फिर से वही विचार इम्पल्स का, इनकमिंग इम्पल्स का काम करता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि कई लोगों को एक विचार आता है तो उसके साथ में दूसरे लोगों को भी इसी टाइप का विचार आता है, या मानो कि 5 आदमी बैठा है, एक आदमी गुस्सा करने लगा तो दूसरे लोगों के अंदर भी एक्साइटमेंट आना चालू हो जाता है। इसका कारण ये है कि एक व्यक्ति जो गुस्से का इम्पल्सिस बाहर फेंक रहा है और बाजू में दूसरे जो लोग उसी जगह पर है वो लोग उसका इम्पल्स को पकड़ लेते हैं और फिर वो भी उसका विचार बना लेते हैं, तो फिर उनके अंदर भी गुस्सा या उनके अंदर भी एक्साइटमेंट चालू हो जाता है। तो इसी तरह हम जब बाजार में घूमते हैं या बाहर जाते हैं तो बहुत सारे इम्पल्सिस आजू बाजू के लोगों के में आके टकरा जाते हैं। तो ये भी एक ध्यान रखने की चीज़ है कि हमारा माइंड ओपन हो और हम कोई निकम्मी चीज़ या निकम्मा इम्पल्स हमारे अंदर न घुस जाए, इसका ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है।
नहीं तो किसी का गलत इम्पल्स आके हमें चिपक सकता है। और ये प्रक्रिया जो मैंने बताई इस तरह अब ये जो है वो मॉलिक्यूलर रूप में विचार के रूप में वातावरण में बाहर आता है। पर जब दूसरे की व्यक्ति के अंदर वो इम्पल्स के रूप में जाएगा तो फिर से वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाएगा। तो वातावरण के अंदर ही वातावरण से जब दूसरी व्यक्ति के अंदर इस 5 इंद्रियों के द्वारा जैसे ही अंदर एंटर होता है उस दौरान उसका स्वरूप बदल जाता है और फिर वहाँ वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ले लेता है और फिर वो अंदर इम्पल्स के रूप में आता है। तो ये प्रक्रिया जो है वो बाहर इस तरह हमारे अंदर विचार बनते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सारी चीज़ें जो बनती है वो जो इन्फिनाइट माइंड है या जिसको हम चित्ती कहते हैं या यूनिवर्सल डिवाइन माइंड कहते हैं उसकी प्रेजेंस में ही होती है। अगर यूनिवर्सल डिवाइन माइंड नहीं है तो कोई विचार की प्रक्रिया बनेगी नहीं। हालांकि जगत में क्या 3 लोक के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ ये इन्फिनाइट माइंड फैला हुआ नहीं है। तीनों लोक के अंदर ये इन्फिनाइट माइंड या चित्ती शक्ति जो है फैली हुई है और इसीलिए तीनों लोक के अंदर अलग अलग प्रकार के विचार बनते रहते हैं। तो विचार बनने के लिए ये इन्फिनाइट माइंड की प्रेजेंस होना जरूरी है और उसकी प्रेजेंस ही इसीलिए उसको कैटालिस्ट कहते हैं। कैटालिस्ट मतलब वो उत्प्रेरक जिसकी प्रेजेंस है और उसकी प्रेजेंस के अंदर काम हो जाता है। जैसे कि एक क्लास के अंदर टीचर आते हैं तो उसकी प्रेजेंस से सब बच्चे शांत हो जाते हैं, तो उसकी प्रेजेंस ही काफ़ी है शांत बनाने के लिए। तो ये इसको कैटालिस्ट कहते हैं। तो इन्फिनाइट माइंड कैटालिस्ट के रूप में काम करता है। द राइट मिड ब्रेन विच मे बी टर्म ब्रेन A1, द conceptual or non-verbal brain reaching from 2 to 20 millimeters in depth deals with the creative or visualization functions and conveys to brain A, the thinking area of thinking instrument, new ideas. It cannot function by itself without the coordination of brain A, the verbal brain. अब जो ब्रेन का अंदर का हिस्सा दूसरा है उसकी बात करते हैं जिसको राइट मिड ब्रेन कहते हैं। तो राइट मिड ब्रेन जो है उसको उन्होंने ब्रेन A1 कहा। ऊपर जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको ब्रेन A कहा। अब यहाँ जो राइट ब्रेन जो है जो राइट लोब से बनता है राइट मिड ब्रेन उसको यहाँ उन्होंने A1 की तम उसको दी है, उसको नाम दिया है कि उसका काम जो है वो कंसेप्चुअल मतलब कि जो वैचारिक प्रक्रिया है या नॉन वर्बल ब्रेन जो है मतलब कि मौन जिसको कहे इस तरह का जो ब्रेन है वो ये राइट मिड ब्रेन है कि जहाँ विचार नहीं होते इस प्रकार की जो स्थिति है वो ये राइट मिड ब्रेन की होती है। और उसकी गहराई जो है वो 2 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर तक होती है। थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट की देखी हमने वो सिर्फ सरफेस के ऊपर 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर की ही होती है ब्रेन ए, जबकि ये जो राइट मिड ब्रेन है उसकी गहराई बहुत काफ़ी है, 2 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर तक अंदर गहराई में जाती है। और वो जो हमारे अंदर जो कोई क्रिएटिव फंक्शन बनता है तो ये आर्टिस्ट जो एक होता है उसके अंदर ये एक कोई क्रिएटिव आइडिया आता है, एक क्रिएटिव कंसेप्ट उसके अंदर बनता है तो ये राइट मिड ब्रेन में बनता है। या कोई एक संगीतकार है बहुत अच्छी नई तरज बनाता है तो ये कभी कभी यहाँ से ये चीज़ आती है राइट मिड ब्रेन से आती है और वो रियल में वो क्रिएटिव चीज़ होती है। बाकी तो ज़्यादातर चीज़ें तो सिंथेसाइज ही होती है पर कुछ चीज़ ओरिजिनल जैसी होती है, क्रिएटिव जैसी लगती है। या फिर हम जिसको हम विजुअलाइजेशन कहते हैं, एक मनोदर्शन करते हैं, वो भी इस एरिया से हम कर सकते हैं। ज़्यादातर तो विजुअलाइजेशन हम लेफ्ट ब्रेन से ही करते हैं पर इस एरिया से करना चाहिए
ताकि एग्जैक्ट इसका परिणाम आ सके। और ये जो चीज़ क्रिएट होती है फिर उसको ब्रेन ए थिंकिंग एरिया या थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट तक की ओर ले जाना पड़ता है और वहाँ वो नए आइडिया के रूप में वो फिर प्रकट होता है। तो ये जो राइट मिड ब्रेन है वहाँ कुछ नई चीज़ ने जन्म लिया, फिर भी उसको समझने के लिए तो हमें उसको ये ब्रेन ए या थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है, सब कुछ है, जो भाषा है, हमारी समझ है, वो सब कुछ ये ब्रेन ए के अंदर है, थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर है, या जो फ्रंट ब्रेन में जो हमारा पड़ा है उसके अंदर है। तो ये रजिस्ट्रेशन, ये राइट मिड ब्रेन से नई चीज़ जब यहाँ आती है, IESN केंद्र पर आती है, तभी हमें पता चलता है कि ओ ये नई चीज़ आई है अंदर से, और फिर हम इसको प्रकट करते हैं, उसको लिखते हैं, उसको बोलते हैं, कुछ भी करके उसको हम प्रकट करते हैं एक न्यू आइडिया के रूप में। तो यहाँ ये जो है वो ब्रेन ए और ब्रेन A1 ये दोनों का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। ये जो अंदर ब्रेन A1 के अंदर बना, राइट मिड ब्रेन के अंदर बना, वो अपने आप में प्रकट नहीं हो जाएगा। उसको जब कोऑर्डिनेशन ब्रेन ए के साथ होगा तभी ये चीज़ बाहर आ सकेगी। तो ये अंदर की प्रक्रिया है, बहुत गहरी है और खास समझना चाहिए, क्योंकि जब हमें कोई एक क्रिएटिव विचार आता है अंदर से, या एकदम नई चीज़, नई समझ आ जाती है एकदम, तो इस एरिया से आती है, तो हमें समझना चाहिए कि अब हमारे अंदर ये एरिया भी डेवलप हो रहा है। और जो लोग अच्छी साधना करते हैं उसके अंदर ये एरिया काफ़ी डेवलप होता है, तो उनको नई नई क्रिएटिव चीज़ें, नई समझ खुलती रहती है। एक सेंटेंस पढ़ते हैं और उसके अंदर एक नई समझ आ जाती है कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्या इस चीज़ में है। तो ये समझना कि फिर ये राइट मिड ब्रेन जो है अभी डेवलप हो रहा है। Within this large area of brain A1 is a center called the silent area, the seat of highest human intuition. This intelligence can also be transmitted to brain A, the thinking instrument, if a conscious link between the two is established. तो ये जो राइट मिड ब्रेन का एरिया है जिसको A1 कहते हैं हम, वो बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है, क्योंकि वो साइलेंट एरिया है। और ताड़िया जी कहते थे कि हमारा जो आत्मा की सीट है वो साइलेंट एरिया है, हमारा आत्मा जो बैठता है वो साइलेंट एरिया के अंदर है। तो ये एरिया बहुत ऊंची चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। और हाईएस्ट ह्यूमन इंट्यूशन, जो हमें इंट्यूशन मिलती है, अंतस्फूर्णा मिलती है, वो भी यहाँ से मिलती है। तो ये खाली ये इंट्यूशन, कभी कभी क्या होता है कि माइंड से चीज़ आती है, उसको भी हम इंट्यूशन कह देते हैं। वो इंट्यूशन नहीं होती है। कोई बात थोड़ी समझ में आ गई तो हम मानते हैं कि मुझे इंट्यूशन हुआ या प्रेरणा हो गई, पर ऐसा नहीं होता है। ये जो चीज़ है वो राइट मिड ब्रेन में से आती है, तभी उसको योग के अंदर इंट्यूशन कहते हैं। तो ये एक हाईएस्ट ह्यूमन एक इंट्यूशन होती है, और ये वहाँ से साइलेंट एरिया से आती है। इसलिए ये बहुत काम की चीज़ है, और हमारा आत्मा भी उस एरिया में बैठा हुआ है। अब इसको भी फिर से थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ जोड़ना पड़ता है, एक कॉन्शियस लिंक बनानी पड़ती है, तब जाके फिर वो जो चीज़ अंदर समझ में आई वो हम ब्रेन ए द्वारा फिर हम समझ पाएंगे और दूसरों को भी समझा पाएंगे। आउट ऑफ द मिलियंस ऑफ इम्पल्सिस रीचिंग द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म 30,000 per second, a few hundred reach the thinking area, brain A. The time taken for impulses to move from the rear lobe, recognition area in the rear brain to the registration area in the front lobe is 120 per second. Recognition taking place resembles
the negative of a camera picture and registration in front lobe is the developed positive camera picture in color and in depth. Color is equal to emotions and mental reservations. अब यहाँ जो है वो ये इम्पल्सिस कितने आते हैं और वो किस तरह अंदर पिक्चर क्रिएट करते हैं उसकी बात कहते हैं। तो कहते हैं कि एक सेकंड के अंदर 30,000 इम्पल्सिस हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं और उसमें से कुछ जो है वो थिंकिंग एरिया जो ब्रेन ए है उसके अंदर जाता है और जो इम्पल्स अंदर आया और वो पीछे मेमोरी पैटर्न को मिला और दोनों को मिलने के बाद में फिर जो आगे जाता है मतलब रियर ब्रेन से फ्रंट ब्रेन तक जाने की जो स्पीड है वो 120 पर सेकंड है। तो अंदर ये प्रक्रिया एक सेकंड में 120, हम नॉर्मली हम ऐसे कहते हैं कि भाई एक सेकंड में 120 विचार बन गए, तो एक सामान्य भाषा में कहते हैं, पर इसको सही ढंग से समझना ये है कि जो रियर ब्रेन के अंदर इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न दोनों मिले उसको आगे आईएसएम के अंदर तक पहुंचने के लिए एक सेकंड के अंदर 120 की गति से वो पहुंचते हैं। मतलब 120 इम्पल्सिस एक सेकंड के अंदर तो वहां पहुंच जाते हैं और एक विचार निर्माण होता है वहां। अब वहाँ जैसे ही ये चीज़ होती है मतलब कि रियर ब्रेन के अंदर इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न बनते हैं तो वो एक प्रकार की नेगेटिव कैमरा की जो नेगेटिव होती है इस तरह की एक नेगेटिव पिक्चर बनता है। तो पिछले हिस्से में ये नेगेटिव पिक्चर बनता है और वहाँ एक पहचान हो जाती है। जैसे आपने कभी पहले देखा होगा कि जो पुराने कैमरा थे उसके अंदर नेगेटिव कैसे आती थी, तो वो एक रोल होता था और उसके अंदर फिर जो पिक्चर जो लेते थे कैमरा द्वारा वो फिर रोल को फिर स्टूडियो के अंदर देना पड़ता था। तो वहाँ वो नेगेटिव पहले निकालते थे उसकी और फिर उसको इसको साफ करते थे और उसके बाद में उसकी पॉजिटिव पिक्चर कलर वाली पिक्चर बन जाती थी। तो सेम प्रक्रिया हमारे ब्रेन के अंदर है। तो पीछे वाले हिस्से में इस तरह की नेगेटिव पिक्चर कैमरा की होती है, इस तरह की बनती है और जब वही चीज़ आगे आती है तो फिर आईईएसएम केंद्र के पास में ये पॉजिटिव कैमरा जैसी बन जाती है। क्योंकि जो यहाँ कलर की बात की है वो आईईएसएम केंद्र की हमारी जो अंदर की इंटेंसिटी है उसको ही कलर कहा जाता है या आईईएसएम केंद्र की जो क्वालिटी है। मतलब कि आपका आईईएसएम केंद्र किस तरह का है, आईईएसएम केंद्र के अंदर रागद्वेष ज़्यादा है, गुस्सा ज़्यादा है या अंदर शांति है या किस प्रकार का है। तो जो इम्पल्स अंदर आया उसको जो कलर चढ़ेगा वो आईईएसएम केंद्र का चढ़ेगा और इसके मुताबिक फिर ये डेवलप होगा। इसीलिए यहाँ कलर इज इक्वल टू इमोशंस कहा है कि यहाँ आईईएसएम केंद्र के अंदर के जो इमोशंस है वो यहाँ ये इम्पल्स को मिलते हैं और इस तरह ये फिर कलर और डेप्थ के अंदर 3D के रूप में हमें अंदर दिखाई देते हैं। The other area called brain B is the administrative and upkeep area. It consists of the left, not the right, midbrain from 2 to 20 millimeters in depth. It has a seat or center in its depth of great intelligence and does not need to be taught either knowledge or values. अब यहाँ दूसरा ब्रेन की बात करते हैं जिसको ब्रेन बी कहते हैं। पहले हमने देखा ब्रेन ए जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो विचार बनाता है वो ब्रेन ए हो गया। उसके बाद में हमने A1 देखा जिसके अंदर राइट मिड ब्रेन की बात की थी कि जो एक क्रिएटिव ब्रेन है
उसकी बात की थी। अब यहाँ अब यहाँ जो है वो लेफ्ट मिड ब्रेन की बात करते हैं और उसको वो ब्रेन बी कहते हैं, और उसकी भी बहुत गहराई है, 2 से लेके 20 मिलीमीटर तक की गहराई है। और वो भी एक एक हायर इंटेलिजेंस उसके अंदर पड़ी है, एक उच्च प्रकार की, जिसको प्रज्ञा कह सकते हैं, इस तरह की उसके अंदर पड़ी है। तो अगर ये किसी के अंदर लेफ्ट मिड ब्रेन डेवलप हो जाता है तो उसको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप में सब कुछ समझ जाता है। और उसको जो ज्ञान है, वैल्यूज़ है, मूल्य है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर अपने आप में आ जाती है। तो देखो ये भगवान ने कितनी शक्ति हमें देके हमारा ब्रेन बनाया है, कितनी शक्ति दी है हमें। ब्रेन A1 के अंदर ये इतनी शक्ति दी है कि वहाँ से हम नई नई चीज़ें सीख सकते, समझ सकते हैं। ये ब्रेन बी जो है वहाँ से भी हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें भगवान ने बनाई है, पर हमने कभी अच्छी तरह साधना करके उसको विकसित करने का प्रयत्न ही नहीं किया है। इसलिए ज़्यादातर हम जो है वो लेफ्ट ब्रेन से या थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट से ही जीते हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ विचार प्रक्रिया है और कोई क्रिएटिव चीज़ है, ना कोई विजडम है, ना कोई वैल्यू है। इस प्रकार के विचार हमारे बनते रहते हैं और ज़्यादातर तो इमोशंस लोडेड विचार, जैसे तावरी जी कहते थे, वो इस तरह मेमोरी सॉफ्ट इनटू इमोशंस। तो इस तरह के विचार जो है वो हमारे अंदर बनते रहते हैं। तो वो जीवन में कोई एक जिसको हम कहते हैं उच्च प्रकार का जीवन, इस तरह का जीवन वहाँ बनता नहीं है। एक सामान्य जीवन जैसे तू फोड़े तू का आदमी जीता है, इस तरह जीवन जी के आदमी समाप्त कर देता है। और अगर ये डेवलप होता है तो एक जीवन की क्वालिटी ही बदल जाती है। This intelligence also can be transmitted to brain A if a conscious link between the two is established. It knows all about the upkeep of the human body and mind, a very advanced technique and wisdom. There is a special center known as the insight center. This brain B functions day and night by itself. तो ये ब्रेन बी का एक महत्व एक दूसरा ये भी है कि ये एक अंदर का एक बॉडी ब्रेन सिस्टम का मेंटेनेंस का काम करता है, अपकीप, एडमिनिस्ट्रेटिव और अपकीप। तो अपकीप मतलब कि अंदर जो, जैसे कि रात को सोते हैं तो हमारा जो सेल्स होते हैं, सेल्स को रीजनरेट करना होता है। जो अंदर कुछ पेन है, गड़बड़ी है, उसको ठीक ठाक करना है। थकान है उसको दूर करना है, अच्छी नींद आ जाए। तो ये सारा कामकाज जो है वो ब्रेन बी का है। एकदम इंटेलिजेंट ब्रेन है और एक नैसर्गिक ब्रेन है, एक नेचुरल फॉर्म में वो काम करता है, प्रोवाइडेड कि हम उसको नेचुरल फॉर्म में काम करने दे तो। क्योंकि जब हमको नेचुरल फॉर्म में मतलब क्या कि जब हमको नींद आती है तब हमको टीवी देखने का शौक होता है, या फिर और चीज़ करने का शौक होता है, या फिर जब खाना खाने का समय होता है तो हम बाहर भटकते रहते हैं। तो ये ब्रेन भी जो नेचुरल फॉर्म में काम करता है उसका ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हमें उसको कोऑपरेट करना चाहिए, टाइम टू टाइम सब करना चाहिए। तो ब्रेन भी बहुत अच्छी तरह काम करता है और हमारा जो ह्यूमन बॉडी और माइंड है उसकी बहुत अच्छी केयर लेता है, व्यक्ति हेल्दी रह सकती है। तो ये एक इंटेलिजेंट इसका काम है। अब इसको भी ब्रेन ए के साथ जोड़ना पड़ता है, कॉन्शियस लिंक बनानी पड़ती है। तो इसके अंदर की चीज़ जो है वो फिर वहाँ हम इसको हम समझ सकते हैं और ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा या ब्रेन ए द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। ये वेरी एडवांस टेक्निक एंड विजडम।
देयर इज ए स्पेशल सेंटर नोन एज, यहाँ जो है वो इनसाइट सेंटर है। पहले हमने देखा था कि राइट मिड ब्रेन के अंदर इंट्यूशन का सेंटर था, यहाँ इनसाइट का सेंटर है। इनसाइट मतलब अंतर सूझ, एक प्रकार की सूझबूझ जो होती है अंदर से। कई लोग पढ़े लिखे नहीं होते पर एक अंदर की सूझ होती है कि जब भी हम कुछ कहते हैं तो वो तुरंत समझ जाते हैं या क्या काम करना है वो तुरंत काम कर लेते हैं। तो ये इसको इनसाइट सेंटर कहते हैं। और वो जो है ये हमारा लेफ्ट मिड ब्रेन के अंदर पड़ा है। तो दोनों मिड ब्रेन जो है लेफ्ट और राइट दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। राइट मिड ब्रेन जो है वो क्रिएटिव है, लेफ्ट मिड ब्रेन जो है वो बॉडी ब्रेन माइंड की केयर लेता है, संभाल लेता है और उसको अपकीप रखता है, मेंटेनेंस इसका है। और ये दिन रात काम करता रहता है। ब्रेन बी है, रात को भी काम करता है और दिन में भी, क्योंकि खाना पचाना से लेके अंदर की जो प्रक्रिया है ये सारी प्रक्रिया जो है वो ब्रेन बी, हमारे जो बॉडी की सिस्टम्स है, ब्लड का फिरना, श्वास लेना छोड़ना, ये सारी जो चीज़ें जो है सिस्टम है वो ये ब्रेन बी चलाता है। इन ह्यूमन बीइंग मेकिंग ग्रेट प्रोग्रेस, first the link with this inside center is established and then a link is established between the inside and intuition center in silent area। तो अगर व्यक्ति को प्रोग्रेस करना है, प्रगति करना है, तो पहले उसको ये जो इनसाइड सेंटर है उसके साथ में उसको जुड़ना पड़ेगा और फिर उसको ये इनसाइट सेंटर को इंट्यूशन सेंटर के साथ में जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह दोनों सेंटर्स काम करेंगे, इंट्यूशन सेंटर और इनसाइट सेंटर, तब व्यक्ति के अंदर एक ग्रेट प्रोग्रेस हो सकता है। दिस साइलेंट एरिया इज इन कॉन्स्टेंट नॉन स्टॉप, दैट इज कंटिन्यूस कम्युनिकेशन विद द इन्फिनाइट माइंड, ऑल प्रोवाइडिंग एंड encompassing the whole universe, and so is able to know instantly anything worth knowing in the whole universe. Insight is awakened awareness and intuition is pure awareness। तो ये जो साइलेंट एरिया जो है वो एक नॉन स्टॉप काम करता रहता है, मतलब कि वो निरंतर रूप में चित्ती शक्ति के साथ कम्युनिकेशन के अंदर रहता है, एक जुड़ाव है। हालांकि हमारा ये साइलेंट एरिया के साथ हमारा जुड़ाव नहीं है, इसलिए हमारा साइलेंट एरिया का अनुभव हमें नहीं होता है, पर अपने आप में साइलेंट एरिया और ये जो चित्ती शक्ति है, इन्फिनाइट माइंड है, वो दोनों के बीच में कांस्टेंट कंटिन्यूअस एक कम्युनिकेशन चलता रहता है। और जो ये इन्फिनाइट माइंड जो है वो तो तीनों लोकों के अंदर फैला हुआ है, हर जगह के ऊपर फैला हुआ है, इस तरह का ये यूनिवर्स है। और जब हमें कुछ जानना है तो इस द्वारा, मतलब कि राइट मिड ब्रेन के द्वारा हम इन्फिनाइट माइंड का कांटेक्ट करते हैं, और मैं इन्फिनाइट माइंड द्वारा हमें जो जानना होता है वो चीज़ हम इंस्टेंटली जान सकते हैं। एक कोई रहस्य जानना है तो योगी है वो राइट मिड ब्रेन में जाएगा और फिर इन्फिनाइट माइंड के साथ जुड़ जाएगा और वहाँ से वो ज्ञान, फर्स्ट हैंड नॉलेज ले आएगा। तो बहुत सारे शास्त्र जो हमारे अंदर ओरिजिनल लिखे गए हैं वो वहाँ से आया हुआ है। शास्त्र का मतलब ही यही है कि जो राइट मिड ब्रेन द्वारा इन्फिनाइट माइंड के अंदर जो नॉलेज पड़ा है, ज्ञान पड़ा है, शुद्ध ज्ञान पड़ा है, वो ज्ञान की प्राप्ति जो होती है और उसे शास्त्र बनते हैं। हालांकि अभी के शास्त्र है वो तो सब जिसको कहते हैं ये, उसके अंदर बहुत सारी मिलावट हो गई है, अनचाहा सब कुछ घुस गया है उसके अंदर। तो आज के शास्त्र इतने प्योर नहीं रहे हैं, पर जब ओरिजिनल शास्त्र थे वो जो आए थे वो ये राइट मिड ब्रेन द्वारा ये इन्फिनाइट माइंड से आए हुए थे। इंसाइट इज अवेकन अवेयरनेस एंड इंट्यूशन इज प्योर अवेयरनेस। तो इंसाइट जो है वो सक्रिय जागृति है और इंट्यूशन जो है वो शुद्ध जागृति है।
दोनों के अंदर जागृति है, पर इंट्यूशन के अंदर शुद्ध जागृति के रूप में काम करते हैं, और इन्फिनाइट माइंड के अंदर भी शुद्ध जागृति पड़ी है। इसीलिए यहाँ इंट्यूशन को प्योर अवेयरनेस कहा है, क्योंकि इंट्यूशन वो इन्फिनाइट माइंड के साथ से आता है। इसीलिए इन्फिनाइट माइंड भी प्योर अवेयरनेस है और इंट्यूशन भी प्योर अवेयरनेस है। ब्रेन बी ऑल्सो इंक्लूड्स द थैलेमस, common meeting ground of brain areas A, A1 and B, as well as the 5 centers or glands in the throat, heart, solar plexus, base of spine and gonads. In thalamus, 72,000 pairs of nerves meet like a very complicated junction box. Each pair has one sympathetic and one parasympathetic nerve fiber. अब ये जो बी जो है वो उसके अंदर थैलेमस का एरिया, थैलेमस जो है वो हमारा ब्रेन का पीछे का हिस्सा है, उसको थैलेमस कहते हैं। तो थैलेमस एक प्रकार की ग्लैंड है, या एक प्रकार का पीछे के हिस्से के अंदर का एक एरिया है, ग्लैंड है, उसको थैलेमस कहते हैं। और वो जो एरिया है वहाँ ये एक तीनों ब्रेन है उसका एक कॉमन मीटिंग ग्राउंड है, एक सब वहाँ इकट्ठे होते हैं, ब्रेन ए, ब्रेन A1 और ब्रेन बी। और इसके अलावा वहाँ 5 प्रकार के सेंटर्स भी है, जो कि 5 सेंटर्स, एक गले के अंदर का सेंटर, हार्ट के अंदर का सेंटर, फिर नाभि के अंदर का सेंटर सोलर प्लेक्सस, फिर जो स्पाइन के नीचे का हिस्सा वो, और गोनेड जो हमारे जननेंद्रिय के नीचे के हिस्से में है वो। तो इस प्रकार 5 सेंटर जो है वो वहाँ ये ब्रेन बी के अंदर आए हुए हैं, और वहाँ 72,000 नर्व्स पेयर इकट्ठा होती है। तो एक बहुत बड़ा एक जंक्शन बॉक्स जैसा है ये थैलेमस, कि जिसके अंदर अब से जो नर्वस सिस्टम है वो 2 प्रकार की है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। दोनों के एक नर्व जो होते हैं, नर्व फाइबर होते हैं, वो वहाँ इकट्ठे होते हैं। तो एक सिंपैथेटिक का नर्व, एक पैरासिम्पैथेटिक का नर्व, इस तरह 72 की पैर बन जाती है, एक दोनों को एक जोड़ के 72,000 नर्व वहाँ इकट्ठा होती है थैलेमस में, और ये एक जंक्शन बॉक्स जैसा है। और अध्यात्म में भी थैलेमस का बहुत महत्व बताया हुआ है, और कावरिया जी ने भी अपने ये डायग्राम के अंदर थैलेमस वगैरह बताया हुआ है। और ये जो हम जो ये सब ब्रेन की बात करते हैं, मैं एक बात कहना भूल गया कि आप पीछे जो डायग्राम है उसके पिक्चर भी देखते जाओ, तो आपको पता लगेगा कि ब्रेन ए क्या है, ब्रेन बी क्या है, राइट मिड ब्रेन क्या है, लेफ्ट ब्रेन, वो सब पिक्चर में पीछे उन्होंने डायग्राम में बताया हुआ है। तो जब हम पढ़ते हैं तो वो साथ में डायग्राम भी खुला रखना और वो भी देखते जाना, ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया आएगा कि भाई ये ब्रेन बी है, ये ब्रेन ए है, ये ब्रेन A1 है वगैरह। Each of the 5 mini brains with corresponding centers in brain B go on performing day and night the complex functions involving the upkeep of the organism as a whole. In sleep, this communication between the 5 centers in the spine and the corresponding centers in the brain B is cut off to bring about the condition of sleep, so that the major part of brain may receive the necessary rest and recoupment, and the mini brains are able to fully carry on with the maintenance of organism. अब ये ब्रेन बी का एक दूसरा काम भी यहाँ बताया है कि ब्रेन बी जो है वो 5 जो मिनी ब्रेन है, हमने देखा जो गले में है, हार्ट में है, नाभि में वगैरह 5 जो है उसको मिनी ब्रेन कहते हैं। और वो ब्रेन बी के साथ में वो जुड़ के फिर दिन और रात वो काम करते रहते हैं। और
हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, पूरा बॉडी ब्रेन सिस्टम है, उसको अपकीप रखने का, उसको ठीक ठाक रखने का काम ये ब्रेन भी करता है। और रात को जब हम सो जाते हैं तब ये पांचों केंद्र जो स्पाइन के अंदर है वो, और ये ब्रेन का बी हिस्सा वो कट हो जाता है। तो कुछ जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो ये 5 केंद्र जो है, जो स्पाइन है या स्पाइन के अंदर जो नर्वस सिस्टम है, उससे ही काम चल जाता है। ब्रेन को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि रात को सोते हैं, सोए नींद में हैं और मच्छर ने काट लिया, तो ये मच्छर ने काटा वो मैसेज ब्रेन तक नहीं जाएगा, वो सिर्फ स्पाइन तक ही जाएगा, क्योंकि उसके आगे वो कट हो गया है। तो वो ब्रेन में मैसेज नहीं जाएगा, ताकि ब्रेन आराम कर सके और रेस्ट ले सके। और स्पाइन के अंदर ये मैसेज जाएगा तो कई बार स्पाइन से ही जवाब आ जाता है, तो हम आधी नींद में ही हाथ पैर हिला देते हैं और मच्छर को उड़ा देते हैं। या ठंडी लगती है तो हम ओढ़ लेते हैं, या गर्मी लगती है तो हम निकाल देते हैं। ये सारी चीज़ें आधी नींद में ही हम कर लेते हैं। तो उसका ऑर्डर जो है वो स्पाइन से आता है, न कि ब्रेन से आता है, क्योंकि फिर रात को भी ब्रेन को काम करना पड़ेगा तो ब्रेन को आराम नहीं मिलेगा, और फिर सुबह में जो हम ताजगी से उठना चाहिए वो नहीं उठ पाएंगे। तो ये भगवान ने एक बहुत सुंदर रचना की है कि रात को ब्रेन आराम करता है और ये 5 मिनी ब्रेन से वो काम करते रहते हैं। दिस इज द पैराडिक स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन स्लीप, बट as the average human being does not have a periodic waking state, that is suffers from brooding and or daydreaming. This periodic state of sleep is disturbed by dream in sleep. तो व्यक्ति के अंदर एक पैराडिक स्टेट निर्माण होना चाहिए, एक आराम के एक अवस्था हमारे अंदर। तो जब हम रात को सोते हैं तो आराम की अवस्था आनी चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या है कि सामान्य व्यक्ति दिन भर में इतना सोचता है, इतना डे ड्रीमिंग और ब्रूडिंग उसका चलता रहता है, तो उसके कारण रात की जो नींद जो है वो उसको ठीक रूप में आती नहीं है। रात के अंदर विचार चलते रहते हैं, स्वप्न चलते रहते हैं, और वो स्वप्न जो होते हैं वो स्लीप को बिगाड़ते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो जो एक आराम शरीर को मिलना चाहिए रात को, वो नहीं मिलता है। तो एक दिन में भी हमारे अंदर एक पैराडिक वेकिंग स्टेट जब बने, मतलब कि दिन में हम कामकाज करते हैं तब भी एक आराम की अवस्था अगर निर्माण होती है, और उस दौरान विचार प्रक्रिया में डे ड्रीमिंग और ब्रूडिंग नहीं होते हैं, तो ही रात को हम अच्छी नींद ले पाएंगे। और अच्छी नींद ले पाएंगे, स्वप्न नहीं होंगे, तो फिर दूसरे दिन अच्छी तरह हम फ्रेश उठ पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दिन में हमारे विचार की क्वालिटी क्या है। ज़्यादातर हम डे ड्रीमिंग में तो नहीं रहते हैं, उसके बारे में भी हमें देखना है, सोचना है। और जितना हम दिन में अवेयर रह सकते हैं, सक्रिय जागृति की जितनी भी बन सकती है वो हमें करनी चाहिए। तो यहाँ समय हो रहा है, तो यहाँ रुकते हैं।